फ्रेंड्स, राम राम। उम्मीद है कि आपको पिछली वीडियो में काफ़ी जानकारी मिली होगी, अपने कॉन्सेप्ट को आपने और क्लियर किया होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो एक तरफ तो आपके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर स्ट्रॉन्ग करेगा, साथ ही साथ सब्जेक्ट की पकड़ में भी आपको सहायता देगा। इस वीडियो में हम लोग फ्रेंड डिस्कस करेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है, और एक एंटिटी ट्रेड डिस्काउंट भी देती है और कैश डिस्काउंट भी अलाउ करती है, लेकिन वो एंटिटी ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करती है, जबकि कैश डिस्काउंट की एंट्री एंटिटी करती है। इसके पीछे का क्या लॉजिक है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे और एकदम क्रिस्टल क्लियर वे से इसको हम लोग क्लियर करेंगे। फ्रेंड्स, पहले जो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री क्यों नहीं करते, उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर में ट्रेड डिस्काउंट दिया किस पे जाता है। तो पहले हम लोग स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं लिस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ये लिस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। फ्रेंड, जब आप कभी शॉप पे जाते हैं, कुछ भी बाई करते हैं, तो आपको देखते हैं कि प्रोडक्ट के जिसमें वो पैक होता है उस पे एक प्राइस मेंशन होता है जिसमें लिखा होता है MRP। उस MRP को ही हम क्या बोलते हैं, लिस्ट प्राइस कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, प्रोडक्ट के पैक पर जो प्राइस मेंशन होता है जिसको कि हम लोग MRP के नाम से जानते हैं, वही लिस्ट प्राइस होता है। तो फिर लिस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या डिफरेंस है, क्योंकि जितने भी रिटेलर होते हैं उसी प्राइस पे हमको सेल करते हैं। फ्रेंड्स, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो गुड्स आपके पास तक आती है, मीन्स कंज्यूमर के पास तक जाती है, वो एक चैनल के थ्रू जाती है। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर को अप्रोच नहीं कर पाता है। बहुत सारे रीज़न होते हैं, चैनल की कमी होती है, फंड की कमी होती है, ट्रांसपोर्टेशन की कमी होती है। तो वहाँ पे मीडियम का चॉइस किया जाता है। पहले आता है स्टॉकिस्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है। तो जब स्टॉकिस्ट से आएगा, होलसेलर के पास आएगा, तो अगर वो MRP पे ही सारे सेल करना शुरू कर दें तब तो किसी को बेनिफिट होगा ही नहीं कि होगा। जैसे अगर एक पेन की बात करते हैं, आप जानते हैं एक पेन जिसकी MRP लिखी है उस पर है 10 रुपये, रिटेलर हमको 10 रुपये में देता है। अगर आपने ख़रीदा होगा तो आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा। नहीं खरीद तो भी कोई प्रोडक्ट आप लेते हैं तो रिटेलर MRP पे ही सेल करता है। अब ज़रा सोचिए कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो स्टॉकिस्ट है, अगर वो उसी प्राइस पे परचेज़ करता हो अपने प्रीवियस से मैन्युफैक्चरर से, तो फिर बेनिफिट क्या होगा। सारे तो MRP पे ट्रांसफ़र करेंगे। मिस्टर X सेलर MRP पे ट्रांसफ़र करेगा मिस्टर Y को, मिस्टर Y सेलर MRP पे ट्रांसफ़र करेगा मिस्टर Z को। तो ऐसे तो किसी को बेनिफिट नहीं होता है। तब यहाँ पे एक बात आती है कि आखिर में पहला जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने स्टॉकिस्ट को, डिस्ट्रीब्यूटर को किस प्राइस पर वो प्रोडक्ट अवेलेबल कराएगा। फ्रेंड्स, यहीं से लिस्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। आइए थोड़ा इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि एक एंटिटी है, उसने अपने प्रोडक्ट को, एक पेन ही मान लेते हैं, अपने पेन को प्रोड्यूस किया है। उस पेन की जो कॉस्ट पाई जा रही है, टोटल कॉस्ट, मतलब कि सब कुछ एक्सपेंस करने के बाद जो कॉस्ट आ रही है वो उसकी ये 4 रुपीज़ की हो रही है। अब चूँकि वो मैन्युफैक्चरर है तो अपने प्रॉफिट को रखेगा ही रखेगा, तो उसकी डिज़ायर्ड प्रॉफिट है वो 6 रुपये का। फ्रेंड, ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉफिट डिज़ायर्ड है, एक्चुअल नहीं है। उसने ये उम्मीद किया कि 6 रुपये प्रॉफिट कमा लेंगे हम। चलिए ठीक है। अब टोटल जो वैल्यू उसकी आती है वो आती है 10 रुपीज़। यही लिस्ट प्राइस होता है जिसको आप MRP के नाम से जानते हैं। अब MRP क्या कहता है कि ये मैक्सिमम प्राइस होता है, इससे ऊपर आप प्राइस किसी से कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब जब मैन्युफैक्चरर होलसेलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को गुड सप्लाई करेगा तो वो क्या करता है कि इस प्राइस में से जो प्रॉफिट का पार्ट है, कुछ प्रॉफिट अपने नीचे के चैनल को देता है। तो
तो अगर 10 का गुड्स अगर 10 को ही बेच देगा अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, तो उस डिस्ट्रीब्यूटर को क्या फ़ायदा होगा? एक पैसे का बचत नहीं होगा। और बिजनेस तो होता है फ़ायदे के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर क्या करता है, इस प्राइस में से कुछ डिस्काउंट देता है। जो डिस्काउंट देता है उसके बाद जो वैल्यू आती है वो होती है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वो प्राइस होती है जिस पे कि सेल परचेज होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेलिंग प्राइस वो प्राइस होती है जिस पे सेल परचेज होता है। और टेक्निकल बोलें तो इसी पे ट्रांजैक्शंस होता है। सेल परचेज की वैल्यू पे ही रिकॉर्डिंग होता है। भला ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो कोटेशन प्राइस होता है, जो लिस्ट प्राइस होता है उसमें से जो डिस्काउंट अलाउ करके आपको दुकानदार जो बताता है कैलकुलेटर पे, अच्छा ये इतने का मैं दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, देखिए मेरा डीपी इतना पड़ा है, डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस इतना मुझे पड़ा है, तो इसके बाद तो मैं डिस्काउंट नहीं दे पाऊँगा। तो जो वो आपको बताता है, वो अमाउंट जो एमआरपी से घटाकर बताता है, वो तो एक प्रकार से आपको ऑफ़र दे रहा है ना, कि आप उसी पे ख़रीद ही लेते हैं। आप ये हो सकता है आप ये भी कह सकते हैं नहीं ये प्राइस बहुत ज़्यादा है, कुछ और डिस्काउंट दीजिए, बगल वाला तो 10% देता है, 20% देता है, मैं वहाँ चला जाऊँगा। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि जिस प्राइस पे बायर और सेलर अपने आर्टिकल या गुड्स सर्विस को परचेज सेल करने के लिए एग्री होते हैं, वही सेलिंग प्राइस होता है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस और एमआरपी में डिफरेंस होता है। एमआरपी किसी प्रोडक्ट का वो प्राइस होता है जो मैक्सिमम होता है, जो उसका प्रिंट होता है। लेकिन जब भी किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को उसे दिया जाता है तो एमआरपी से लेस प्राइस पे उसको दिया जाता है। जिस प्राइस पे दिया जाता है वो होता है ट्रांजैक्शंस प्राइस। इसीलिए फ्रेंड यहाँ पे देखेंगे आगे जाकर कि हम इस डिस्काउंट को, कौन से डिस्काउंट को, चूँकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन इस प्राइस पे होगा, इस प्राइस पे हम लोग खरीद बिक्री करेंगे, इसके पहले का जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो हमारे लिए कोई रेलेवेंट नहीं है। इसकी एंट्री हम लोग नहीं करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे क्योंकि इसी प्राइस पे हम लेन देन करने को सहमत हुए हैं, इसलिए इसकी एंट्री नहीं होगी। इसी डिस्काउंट को ही तो ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। आगे के स्लाइड में हम देखेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट आखिर में हम रिकॉर्ड क्यों नहीं करते हैं, जबकि देखिए ट्रेड डिस्काउंट का डिडक्शन दिया गया है फिर भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसको हम समझते हैं अगले स्लाइड में। मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना समझाया आपको कि आखिर में एमआरपी क्या होता है, आखिर में सेलिंग प्राइस क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट पेज को देखते हैं फ्रेंड। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में हम समझते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट, जैसे पिछले में बताया कि ट्रेड डिस्काउंट अलाउ तो होता है, लेकिन इसकी एंट्री क्यों नहीं होती है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। जो बच्चे 11th में होंगे उनके सामने ये प्रॉब्लम्स आता है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो एंट्री तो कर लेते हैं, वो पता है उनको कि ट्रेड डिस्काउंट है तो उसको हम लोग डिडक्ट करके और फटाक से एंट्री करनी है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट के लिए हमारे पास कोई ट्रांजेक्शन एंट्री नहीं होती है, ठीक है। लेकिन उनको ये नहीं पता हो पाता है, या सीनियर को नहीं पता होता है, जो पढ़ाते उनको भी क्लियर इतना नहीं होता है कि ये ट्रेड डिस्काउंट आखिर में रिकॉर्ड क्यों नहीं होता है। आइए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। फ्रेंड्स, जैसा हमने डिस्कस किया पिछले क्लास स्लाइड में कि लिस्ट प्राइस क्या होती है, तो मैंने यहाँ पे लिस्ट प्राइस डायरेक्ट ले लिया है। मैंने लिस्ट प्राइस यहाँ पे लिया है 10,000। अब आप पहुँचिए शॉपकीपर के पास गए तो जो एमआरपी होता है उससे बोलते हैं कि यार इस पे कुछ हमें डिस्काउंट चाहिए। तो वो क्या करता है कि आपको कैलकुलेट करके बताता है कि हाँ हम इतना आपको डिस्काउंट दे सकते हैं, तो उसे हम ऑफ़र डिस्काउंट कहते हैं। ऑफ़र डिस्काउंट क्यों? क्योंकि वो आपको ऑफ़र कर रहा है कि अब इतना डिस्काउंट के बाद आप शायद उसे ख़रीद लें। कंफर्म नहीं कि आप खरीदेंगे, शायद उसे आप ख़रीद लें। अब मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये डिस्काउंट के बाद आप एग्री हो जाते हैं। मान लीजिए आप एग्री हो गए, ऐसा होता है कि एग्री ना भी हो, लेकिन समझाने के लिए मैं मान रहा हूँ कि आप मान लीजिए कि ये डिस्काउंट दिया और आप एग्री हो गए। तो आपको ये देखना है फ्रेंड कि ट्रांजैक्शन इस पॉइंट पे हुआ है, मतलब
खरीद बिक्री इस पॉइंट पर सहमति बन रही है, या आप यहाँ पे खरीद बिक्री के लिए सहमत हुए हैं, सेलर बेचने के लिए सहमत हो रहा है और बायर खरीदने के लिए सहमत हो रहा है। तो आंसर सिंपल सा होगा कि इस पॉइंट पे कोई लेन देन नहीं हो रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या है, बारगेनिंग चल रही है। बारगेनिंग में बायर ने आपसे बारगेन किया, आपने उसको एक ऑफ़र दिया कि इतना मैं डिस्काउंट कर सकता हूँ, और ऑफ़र के बाद का प्राइस ये है। ये प्राइस जो दिया है यही ऑफ़र प्राइस या कोटेशन प्राइस होता है। अगर इस पे आप एग्री हुए, इसका मतलब कि सेल परचेज यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। और एक बात आपको ध्यान देना चाहिए कि बिजनेस हमेशा बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करता है। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ कहाँ, यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है यहाँ पे, जो 9500 जो है आपका है, इस अमाउंट पे आप लोग सेल और परचेज करने को तैयार हो गए। तो अब आप एक बात बताइए, जब 9500 पे सेल परचेज हो रहा है तो इसकी ना रिकॉर्डिंग करेंगे भाई, जो हमारा लेन देन होगा उसको हम लिखेंगे। इसका तो मैंने लेन देन किया ही नहीं, ये तो इसने कोटेशन बताने के लिए, हमको ऑफ़र देने के लिए पहले से डिडक्ट करके वैल्यू दिखाया इसको। इसका मतलब हुआ कि ये जो डिस्काउंट है इस ट्रांजैक्शन से संबंधित नहीं है, ये वैल्यू स्टार्ट ही हो रही है यहाँ से। हम जो रिकॉर्डिंग करेंगे इसी वैल्यू पे करेंगे, तो इससे हमारा कोई संबंध तो है नहीं, क्योंकि हमने इसके लिए कोई लेन देन नहीं किया है फ्रेंड। लेन देन मेरा इस वैल्यू पे हुआ है, इसलिए मेरा प्राइस इसी वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा। सेलर के लिए सेलिंग प्राइस होगा, बायर के लिए ये बाइंग प्राइस हो जाएगा या परचेज प्राइस हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमें लगता है कि इसमें आपको इस डिस्काउंट के बारे में क्लियर हो गया होगा, ट्रेड डिस्काउंट के बारे में, कि क्यों हम रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन होने के पहले ही हो जाता है और बिजनेस केवल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करता है, नॉन ट्रांजैक्शन आइटम को रिकॉर्ड नहीं करता है। मैंने दूसरा केस लिया है, बाय द वे आप एग्री नहीं होते हैं, आप कहते हैं सेलर से कि भाई मुझे तो पड़ोस में जो है आपका सेलर वो दे रहा है कुछ और डिस्काउंट, आप मुझे इतने दे रहे हैं, मैं जा रहा हूँ वही लेने के लिए। तो भाई कोई भी सेलर नहीं चाहता है उसका कस्टमर जो है कहीं और मूव करे, तो उसने क्या दिया, आपको नया ऑफ़र किया। फिर उसने ऑफ़र डिस्काउंट दिया, बोला ठीक है मैं आपको 10% और डिस्काउंट दे सकता हूँ। अब ये फाइनल होगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग डिस्काउंट, हमारा लॉस हो जाएगा, हम डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे। ये जनरली हम लोग मार्केट में सुनते हैं। तो उसने ऑफ़र डिस्काउंट दिया आपको 10%, तो 10,000 का हुआ 1,000। फिर उसने जो प्राइस निकाला हुआ ऑफ़र प्राइस, अभी भी वो श्योर नहीं कि आप इस पे परचेज करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है कि वहाँ पे ख़रीद और बिक्री, सेल और परचेज हो गया है। अभी तो इसने ऑफ़र दिया आपको। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे एग्री हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को हमें एक्सप्लेन करना है तो ज़्यादा स्पेस तो है नहीं। मैं कहता हूँ कि आप यहाँ एग्री हो गए। एग्री होने का मतलब हुआ कि बायर ने आपको इस मूल्य पर बेचा और सेलर ने आपको इस मूल्य पर बेचा और बायर ने इस प्राइस पे आपसे ख़रीद लिया। अब देखिए कि इसके बीच का जो गैप हुआ है, ये जो हुआ है ट्रेड डिस्काउंट है, जिसको हम एब्रिविएट करके टीडी लिखा हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो टीडी है, क्या इसकी एंट्री सेलर और बायर करेगा? तो आप पूछे अपने आप से, करेगा क्यों नहीं करेगा? क्योंकि डिस्काउंट अलाउ कर रहा है। तो मैंने कहा बिजनेस जो एंटिटी होता है वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करता है, और ट्रांजैक्शंस के लिए बोला गया, शुरू में मैंने बताया भी है कि वहाँ पे 2 और मोर देन 2 एंटिटी इन्वॉल्व होने चाहिए, वहाँ पे एक्सचेंज होना चाहिए। अब यहाँ देखिए क्या एक्सचेंज हो रहा है, क्या इसके बदले में कुछ मिल रहा है क्या? ये तो केवल आपको लेस करके शो कर रहा है कि इस प्राइस पे शायद हमारा बायर एग्री हो जाए। ये श्योर तो नहीं कि इस प्राइस पे बायर एग्री हो जाएगा। इसका मतलब अगर बायर यहाँ पे एग्री हो गया, तो मैंने कहा ना कि सेल हो गया, तो क्या ये ट्रांजैक्शन के पहले हुआ है या इस ट्रांजैक्शन में ही हुआ है, ये आप डिसाइड करिए। मेरे हिसाब से जब बायर इस प्राइस पे एग्री होगा, इसका मतलब यहीं पे मेरा ट्रांजैक्शन क्लियर हुआ है, कंप्लीट हुआ है, और ये तो ट्रांजैक्शन के पहले है, इसकी कोई वैल्यू है नहीं। क्यों? क्योंकि मुझसे इसके ट्रांजैक्शन से कोई मतलब नहीं, मैंने ये ट्रांजैक्शन किया ही नहीं है। ये केवल प्राइस कोट करने के लिए, ऑफ़र देने के लिए ये क्या करता है, सेलर बायर को इन्फ्लुएंस करता है और बताता है। तो फ्रेंड, अभी आपने देखा कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है फ्रेंड, वो ट्रेड डिस्काउंट चूँकि ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैंने बताया, क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस के पहले ही ये घटना हो चुकी होती है।
इसलिए ट्रांजैक्शन से इसका कोई रिलेशन नहीं होता है। इसलिए जो एंट्री होती है वो इस वैल्यू पे होती है और इसका कोई भी एंट्री बिजनेस में नहीं किया जाता है। जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं कि आप अपने घर की ओर आते हैं तो आप कोई न कोई सड़क का यूज़ करते ही होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर का बाउंड्री कहाँ होता है तो आप ये थोड़ी बोलेंगे हाँ जहाँ से मैं चल कर आ रहा हूँ वहीं से मुझे वो मेरा सब बाउंड्री। नहीं फ्रेंड, वो तो आपको एक रास्ता मिला घर पे आने के लिए। ये एक ट्रांजैक्शन पे पहुंचने के लिए एक रास्ता है, ये आपका ट्रेड डिस्काउंट। इसीलिए जब भी हम ट्रांजैक्शन की बात करेंगे फ्रेंड तो हम फाइनल फिगर की बात करते हैं कि हाँ कितने पे ट्रांजैक्शन डन हुआ। उसके पहले तो ये बारगेनिंग का पार्ट है, बायर का नेचर होता है बारगेनिंग करने का। इसलिए फ्रेंड ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है। अब यहाँ पे सेलर के लिए सेलिंग प्राइस जाएगा और बायर के लिए ये बायर प्राइस जाएगा। मैंने यहाँ पे समझाया फ्रेंड कि लिस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट हम अलाउ करते तो हैं लेकिन वो एंटिटी करता क्यों नहीं है, इसके बारे में चर्चा किया। अब फाइनली एक और बचा है कैश डिस्काउंट, वो बहुत सिंपल सा, उसको मैं चर्चा कर ले रहा हूँ। फ्रेंड्स ये फाइनल स्लाइड हम लोगों का है। इसमें हम लोग ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन देखे हैं। तो मैंने ट्रेड डिस्काउंट का डिस्कशन पहले ही कर लिया है, इसलिए मैं इस पार्ट को यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। मैं फाइनली आपको कैश डिस्काउंट के बारे में बता रहा हूँ कि कैश डिस्काउंट क्या होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड, एक एंटिटी जो होता है वो केवल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है और ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है कहीं ना कहीं एक्सचेंज हुआ हो, कुछ न कुछ लेन देन कुछ हुआ हो तभी तो ट्रांजेक्शन कहलाएगा। अब मैं देखता हूँ कि जैसे ट्रेड डिस्काउंट में कोई लेन देन नहीं हुआ था, वो तो एक प्री ट्रांजेक्शन डिडक्शन होता है, इसलिए उसकी एंटिटी नहीं करती है। अब मैं कैश डिस्काउंट की बात करता हूँ। मैंने मान लिया कि इसी प्राइस पे बायर ने गुड्स परचेज कर लिया, ठीक है। अब जब बायर गुड्स परचेज किया क्रेडिट पर तो अब सेलर के पास एक और समस्या आता है उसके जो वर्किंग कैपिटल की ब्लॉकिंग का, कि भाई जब पैसा मिलेगा तब तो वो फर्दर परचेज करेगा फिर किसी को सेल करेगा। यहाँ पे क्रेडिट सेल हुआ है तो अब सेलर क्या करता है, बायर को एक और ऑफ़र देता है। पहले ऑफ़र दिया तो उसने जिस पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, पिछले क्लास में पिछले स्लाइड में देखा हमने कि इस प्राइस पे देखिए, इसी पे था, पिछले स्लाइड में था जिस पे कि बायर एग्री होता है वहीं पे ट्रांजेक्शन हो जाता है। बायर ने ये जब बाई किया तो जाहिर सी बात क्रेडिट सेलर तो पैसा उसको मिला नहीं होगा सेलर को, तो सेलर एक ऑफ़र करता है और कंडीशन के साथ बायर से कहता है कि इफ़ यू पे द मनी विद इन, रिपीट, इफ़ यू पे द मनी विद इन 7 days 15 days आई विल अलाउ फर्दर 10% डिस्काउंट। अब देखिए ये ऑफ़र कर रहा है कि अगर ये पेमेंट भाई तुम मुझे अगर 15 डेज में दे देते हो तो मैं आपको और डिस्काउंट देने को तैयार हूँ। अब बताइए ये ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं, ये ऑफ़र दे रहा है। अब बायर कहता है कि चलो ठीक है मैं आपको पहले पेमेंट कर देता हूँ, मुझे 10% का फ़ायदा हो जाएगा। बायर ने ये ऑफ़र एक्सेप्ट किया, जैसे ही ऑफ़र एक्सेप्ट किया तैसे ट्रांजैक्शन हो गया और जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ डेफिनेटली बिजनेस इसे रिकॉर्ड तो करेगा ही करेगा। मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे सेलर ने बायर को ऑफ़र किया कि जो आपने क्रेडिट परचेज किया है उसका पेमेंट हमको कर दीजिए एक पीरियड के अंदर, माना वो पीरियड है 15 दिन का। अगर बायर एग्री हो जाता है, ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है तभी तो ट्रांजैक्शन हुआ। जैसे पिछले वाले में क्या देखा था आपने, पिछले में देखा था आपने, एक मिनट में दिखाऊंगा उसको भी, देखिए जैसे आपने देखा अगर बायर इस पॉइंट पे एक्सेप्ट कर लेता ऑफ़र को
तो यहीं पे तो ट्रांजेक्शन हुआ, तभी तो आपने रिकॉर्ड किया। सेकंड केस में बताया कि अगर बायर इस प्राइस को एक्सेप्ट कर लेता है, ये ऑफ़र प्राइस है, और जैसे ही एक्सेप्ट कर लेता है ये ट्रांजेक्शन प्राइस हो जाएगा, इसी पर लेन देन हो जाएगा, सेल परचेज हो जाएगा और यही वैल्यू रिकॉर्ड की जाएगी। मतलब सेलर ने ऑफ़र किया बायर को, बायर ने एक्सेप्ट कर लिया, वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ, उसको रिकॉर्ड करेंगे। मैं उसी को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, आप इस स्लाइड में देखेंगे जब हम लोग इसमें देखेंगे जब, तो यहाँ पे क्या किया, कहाँ पे गया, यही है, ठीक है। यहाँ पे फिर से सेलर ने ऑफ़र किया बायर को कि जो आपने क्रेडिट परचेज किया है उसका आपने रीपेमेंट कर दीजिए विदिन 15 डेज, मैं आपको फर्दर डिस्काउंट दूंगा। तो अगर सेलर ऑफ़र करता है और बायर एक्सेप्ट कर लेता है तो ये ट्रांजेक्शन के डेफिनेशन में आता है ना। तो जाहिर सी बात है कि जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसका तो एंटिटी एंट्री करेगा ही करेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो डिस्काउंट ये दिया जाता है यह माना जाता है कि इस पैसे को रिकवर करने के लिए सेलर ने इतना खर्च कर दिया, तभी तो इस डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट कहते हैं और कैश डिस्काउंट को एक्सपेंस माना जाता है। आई रिपीट, कैश डिस्काउंट को एक्सपेंस मानते हैं। क्यों एक्सपेंस मानते हैं? क्योंकि हमने इस पैसे को रिकवर करने के लिए ये एक प्रकार से खर्च कर दिया। फ्रेंड्स, मैंने कोशिश किया कि आपको समझा पाऊँ कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट ऑफ़र तो होता है लेकिन एंटिटी से रिकॉर्ड क्यों नहीं करती है, जबकि दूसरी तरफ देखें तो कैश डिस्काउंट की एंट्री एंटिटी करती है। मैंने दोनों का लॉजिकली रीज़न दिया आपको, आप उसे एक बार देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। होप सो ये आपको बहुत अच्छा क्लियर कॉन्सेप्ट देगा और अगर जो कन्फ्यूजन रहा होगा कॉन्सेप्चुअली वो 100% आपका दूर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो, इसकी एनालिसिस आपको अगर अच्छा लगता है इसे प्रमोट करिए, इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। राम राम फ्रेंड्स।